आज असदुद्दीन ओवैसी पर हुए हमले पर होम मिनिस्टर अमित शाह ने बयान दिया। ओवैसी पर हमला हुआ, बाद में ओवैसी को सरकार की तरफ से सिक्योरिटी दी गई, लेकिन ओवैसी ने इसे चुनावी मुद्दा बना दिया। यूपी में पहले चरण के लिए सिर्फ एक दिन का चुनाव प्रचार बाकी है। 8 फरवरी की शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा और असदुद्दीन ओवैसी हर चुनावी सभा में अपनी सिक्योरिटी और हमले का मुद्दा उठाते हैं। वो दावा करते हैं कि उन्हें मोदी सरकार की सिक्योरिटी नहीं चाहिए। इस इमोशनल कार्ड से अगर ओवैसी 10-20% मुस्लिम वोटरों को अपने साथ ले आए तो उत्तर प्रदेश इलेक्शन के पहले और दूसरे चरण में बड़ा उलटफेर हो सकता है। श्री ओवैसी का जनपद हापुड़ में पूर्व से कोई कार्यक्रम नियत नहीं था और न ही आवागमन के बारे में कोई पूर्व सूचना जिला नियंत्रण कक्ष को भेजी गई थी। श्री ओवैसी घटना के पश्चात सुरक्षित दिल्ली वापस पहुंच गए। जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। विवेचना के क्रम में स्थानीय पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। जनपद में कानून और व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में और सामान्य है। कड़ी सतर्कता भी बरती जा रही है। ओवैसी पर अटैक मामले में गृह मंत्री अमित शाह ने 3.5 मिनट का बयान दिया। राज्यसभा में होम मिनिस्टर का जोर 3 बातों पर रहा। पहला, ओवैसी ने हापुड़ कार्यक्रम के बारे में जिला कंट्रोल रूम को पहले से खबर नहीं दी थी। दूसरा, ओवैसी सुरक्षा नहीं लेते, जेड कैटेगरी सिक्योरिटी लेने से उन्होंने इनकार किया है। और तीसरा, यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कंट्रोल में है। अमित शाह के बयान का मतलब क्लियर है। ओवैसी को लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर लीड लेने का मौका नहीं दिया जाएगा। यूपी चुनाव में बीजेपी ने सबसे ज्यादा जोर इसी पर दिया है। वेस्ट यूपी से लेकर पूर्वांचल तक इस पे बातें चल रही हैं। 2017 के बाद से दंगा न होने की योगी सरकार ने अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताई है। प्रधानमंत्री मोदी हो या सीएम योगी, सब लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, 5 साल पहले के हालात से कंपेयर करते हैं। आपने देखा है कि योगी जी के शासन में अपराधी किस तरह खुद भागकर जेल गए और मांग करते रहे कि हमें बंद कर दो। वो सालों से इस चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें एक ही उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी चुनाव आए, कैसे भी सरकार बदल जाए ताकि वो जेल से बाहर आ सके। ये अपराधी मना रहे हैं कि किसी भी तरह पुरानी वाली माफिया राज वाली सरकार आ जाए। पिछली सरकार दंगा कराती थी, बेटियां असुरक्षित थी, बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, माताएं बाजार नहीं जा पाती थी, व्यापारी शाम को सूर्यास्त से पहले पहले घर पहुंचने के लिए हमेशा उत्सुक रहता था। लेकिन 5 साल में आपने देखा होगा पूरा बदलाव आया है। न दंगा है, न कर्फ्यू है, न पलायन है, प्रगति हो रही है, अपराधी पलायन कर रहा है। वेस्टर्न यूपी में किसान आंदोलन, विकास और सुरक्षा जैसे कई मुद्दों पर चर्चा हुई। अंत में मामला घूम फिर कर कानून व्यवस्था पर पहुंच गया। बीजेपी का यह मुद्दा हिंदू और मुस्लिम वोटरों को एक समान तरीके से प्रभाव डालता है। यानी वोटों का ध्रुवीकरण रोकने के लिए लॉ एंड ऑर्डर इफेक्टिव तरीका बन सकता है। पश्चिमी यूपी की 58 सीटों पर पहले चरण में 10 फरवरी को मतदान होगा और यहां के 11 जिलों में मुसलमानों की आबादी 25% से ज्यादा है। ओवैसी इस इलाके में सबसे ज्यादा एक्टिव है। AIMIM अध्यक्ष पर हमला भी यहीं हुआ और इसी इलाके को ध्यान में रखकर हर मंच पर चुनाव का शोर है। राज्यसभा में अमित शाह ने ओवैसी पर फायरिंग के मामले पर लेटेस्ट अपडेट दिया। ओवैसी को बुलेट प्रूफ कार वाली रिक्वेस्ट का जवाब दिया, लेकिन ये सवाल जवाब घूम फिर कर यूपी चुनाव के मंच तक पहुंच रहे हैं।
गृहमंत्री अमित शाह को खत लिखने जा रहे हैं, क्या मांग करेंगे? हम उस बात का उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमको दिल्ली में एक बुलेट प्रूफ गाड़ी हम अपने खर्चे से रखना चाहते हैं, आप उसका हमारा परमिशन दीजिए। हमारे पास एक आर्म्स का लाइसेंस है, हमको ग्लॉक वेपन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे, हम उनसे खरीद लेंगे। ये सरकारी सुरक्षा आप क्यों इनकार कर रहे हैं? इसलिए कि मेरा मानना यह है कि सरकार आम भारत के नागरिक की सुरक्षा का इंतजाम करे। पहले भी कई मौकों पर केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के खतरे के आकलन के आधार पर श्री ओवैसी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने निर्देश जारी किए हैं, लेकिन श्री ओवैसी द्वारा सुरक्षा लेने की लिए अनिच्छा के कारण दिल्ली पुलिस और तेलंगाना पुलिस उन्हें सुरक्षा देने का प्रयास सफल नहीं हो पाया। श्री ओवैसी के खतरे का पुनः मूल्यांकन कराया गया है और खतरे के आकलन के आधार पर उनका दिल्ली में बुलेट प्रूफ कार के साथ अखिल भारतीय स्तर पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। मेरा वक्तव्य समाप्त हुआ, मगर हमारे पास जो मौखिक सूचनाएं श्री ओवैसी के द्वारा भेजी गई, उन्होंने अभी भी सुरक्षा लेने से इनकार किया है। मैं सदन के माध्यम से श्री ओवैसी को विनती करना चाहूंगा कि वो तत्काल सुरक्षा ले ले और हम सबकी चिंता का समाधान करें। ओवैसी ने सरकारी सुरक्षा को स्वीकार नहीं किया। क्या इसके पीछे उनका कोई एजेंडा है? हमला होने से लेकर अब तक की टाइमलाइन इसी ओर इशारा कर रही है। 3 फरवरी को छिजारसी टोल प्लाजा क्रॉस करते वक्त ओवैसी की कार पर अटैक हुआ। 3 फरवरी को ही आरोपी सचिन गिरफ्तार हुआ और आरोपी शुभम ने सरेंडर किया। 4 फरवरी को केंद्र सरकार ने ओवैसी को जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी, लेकिन हमले के करीब 24 घंटे बाद ही ओवैसी ने जेड सिक्योरिटी लेने से इनकार कर दिया। अटैक के 48 घंटे बाद एआईएमआईएम की सोशल मीडिया टाइमलाइन पर नए बयान आने लगे। इनमें बैरिस्टर ओवैसी सिर्फ और सिर्फ अपनी सिक्योरिटी की बातें कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए वो मोदी सरकार से सिक्योरिटी नहीं लेंगे। हमको पार्लियामेंट में हमने खड़े होकर परवरदिगार की जात पर तवक्कल करके हमने कहा कि हम जेड कैटेगरी नहीं लेंगे। आज भी हमको बताया गया कि देश के होम मिनिस्टर अमित शाह ने पार्लियामेंट में कहा कि हम ओवैसी जी से अपील करते हैं कि वो सुरक्षा ले लें। हम देश के होम मिनिस्टर से ये अपील करते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की जान की कीमत वो जो उत्तर प्रदेश के CAA के प्रोटेस्ट में 22 लोग मारे गए उनसे बढ़ के नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी की जान की कीमत पीलू से बढ़कर नहीं है, रगबर से बढ़कर नहीं है, अखलाक से बढ़कर नहीं है, ना वो बदायूं का बच्चा जो अब तक अपनी मां जिसके लिए रो रही है उसकी जिंदगी से बढ़कर है। आज ओवैसी यूपी के अमरोहा पहुंचे, लेकिन साथ में जेड सिक्योरिटी नहीं थी। रैली जहां पर हुई वहां पर कुछ पुलिस वाले जरूर थे, लेकिन ओवैसी के साथ सुरक्षा कर्मियों का कोई काफिला नजर नहीं आया। मैसेज लाउड एंड क्लियर है, ओवैसी भाईजान की जिंदगी खतरे में है। गोलियां चलने के बाद भी उन्हें अपनी जान की चिंता नहीं है। ओवैसी का ये दांव किसका खेल बिगाड़ेगा और किसका बनाएगा, ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। कोई ये कह रहा है कि गोली चलाने से ओवैसी की हिम्मत कम हो जाएगी। अरे नहीं कम होगी इंशाअल्लाह ताला। और क्यों कम नहीं होगी? क्योंकि मौत, इज्जत, रिज़्क़ सब लिखा के आए हैं और हमारा नाम असदुद्दीन है। हमारा नाम कोई चमचा या दल्लों की नाम से नहीं जुड़ता है। हमारा नाम हमारे बाप ने असदुद्दीन रखा है। मौत तो सबको आनी है, कोई मौत से बचने वाला नहीं है। आगे पीछे की बात है।
वो या पीछे है, हम जाएंगे, मगर मौत से अगर मैं डर गया तो फिर मैं अल्लामा फजल हक कैराबादी को, रेशमी रुमाल के तहरीक चलाने वालों को हशर के मैदान में क्या चेहरा दिखाऊंगा। तस्वीर पर ध्यान दीजिए। ओवैसी भाषण देने के लिए अपने हाथों पर मुद्दे लिख कर आते हैं। शायद लास्ट मोमेंट पर उन्हें कुछ याद आया तो हथेली पर ही नोट्स बना लिए। ये सब कुछ पहले और दूसरे फेज की वोटिंग के लिए हो रहा है। AIMIM का टारगेट एक ही है, इमोशनल मुद्दे उठाओ, लोगों से कनेक्ट करो। आज ओवैसी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के तराने की याद दिलाई। अब तक सुभाष चंद्र बोस की चर्चा बीजेपी करती थी, लेकिन राष्ट्रवाद की पिच पर ओवैसी ने सीधे बीजेपी को चैलेंज किया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का वो उनकी फौज का तराना याद आता है। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम पे, तो कौम पे लुटाए जा। क्या कहा था? कदम कदम बढ़ाए जा। तुम 7 कदम बढ़ाओगे मेरे, तुम 7 कदम बढ़ाओगे मेरे, तो लगाओ मेरे साथ कदम कदम बढ़ाए जा। अगर ओवैसी की इस अपील को सुनकर 10-20% वोट भी इधर से उधर हो गए तो बड़ा खेल हो जाएगा। वेस्टर्न यूपी के अलावा रोहेलखंड, तराई और पूर्वांचल की कुछ सीटों पर भी मुस्लिम वोटरों की स्थिति मजबूत है। 2017 के यूपी चुनाव में AIMIM ने 38 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन एक भी सीट पर जीत नहीं मिली। इस बार ओवैसी ने 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का लक्ष्य रखा है। ओवैसी ने बड़ा दांव खेला है। वो जब भी चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं तो मुसलमानों के लिए खुद को अखिलेश से बेहतर बताते हैं। जिन्होंने सुरक्षा के नाम पर आपसे वोट लिया, जिन्होंने बीजेपी को हराने के नाम पर आपसे वोट लिया, जिन्होंने आपके बच्चों को सुरक्षा और उनकी शिक्षा के नाम पर वोट लिया, बताइए आज जब मसाइब और मुश्किलात के तूफान से हम गुजर रहे थे, ये कहां पर नजर आए? पूछिए समाजवादी पार्टी और RLD के नेताओं से कि CAA के ऊपर आपका क्या बोलना है, तो इनकी जबानें बंद हो जाएंगी। अखिलेश, मायावती और कांग्रेस ने मुस्लिम वोट बैंक पर कब्जा बनाए रखने की पूरी कोशिश की है। आजकल ओवैसी सबसे ज्यादा टारगेट इन्हीं पार्टियों को करते हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने मुस्लिम वोटों को संगठित करके जीत का लक्ष्य रखा है। इसकी एक वजह यह भी है कि पिछले विधानसभा चुनाव में मुस्लिम बहुल इलाकों में बीजेपी का वोट शेयर बढ़ गया था। 2017 में बीजेपी को मुस्लिम बहुल इलाकों में 38.8% वोट मिले, जबकि समाजवादी पार्टी को 29% और BSP को 18.6% वोट मिले। 22 के मुकाबले में बीजेपी की बढ़त रोकने के लिए ओवैसी ने सिक्योरिटी को ही मुद्दा बना लिया है। आप मुझे सिक्योरिटी मत दो, सुनो, अरे तुम जिंदा रहोगे, तुम जिंदा ही रहोगे इंशाअल्लाह ताला। हमको सिक्योरिटी दे का फायदा नहीं है। मैं पसंद नहीं करता कि लोग बंदूक लेकर मेरे साथ फिरे। मैं घुटन की जिंदगी नहीं गुजार सकता, मैं घुटन की जिंदगी नहीं गुजार सकता। मैं आजाद पंछी की तरह अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूं। क्या इन बातों को सुनकर मुसलमान वोटर ओवैसी के साथ आएंगे? क्या यूपी के मुस्लिम वोटर्स की मदद से AIMIM बड़ी पार्टी बन पाएगी? अगर ओवैसी की बातें मुसलमानों को पसंद आई तो पहले और दूसरे फेज में खेला हो सकता है। धोखा, गुस्सा, इंसाफ, बैरिस्टर ओवैसी के लफ्ज एक से बढ़कर एक होते हैं। मकसद एक है, किसी तरह 10 फरवरी के लिए वोटों का सपोर्ट हासिल किया जाए। आज मैं उन समाजवादी पार्टी में जो बड़े बड़े नेता अपनी जिंदगी गुजार दिए, आज घर में बैठकर रो रहे हैं कि हमको टिकट नहीं दिया गया, हमसे धोखा किया गया, हमसे इंसाफ नहीं किया गया। मैं उन समाजवादी पार्टी के नेताओं से कह रहा हूं कि तुम गैरों की चौखट पर जाकर एक आखिर विधानसभा के टिकट के लिए भीख मांग रहे हो। आओ मजलिस में हम टिकट बांटेंगे। और मैं उन नेताओं को
उन नेताओं को चौकन्ना कर रहा हूं, अखिलेश यादव तुमको धोखा देगा। अखिलेश के गठबंधन ने मुस्लिम कैंडिडेट उतारने में कंजूसी की तो ओवैसी ने मुसलमानों को सत्ता में हिस्सेदारी का सपना दिखाया। अब ओवैसी सिक्योरिटी के मुद्दे पर बीजेपी से आगे बढ़ते दिख रहे हैं। यूपी के मुस्लिम वोटर्स को डिकोड करने की कोशिश कई पार्टियां कर रही हैं, लेकिन यूपी के मुसलमान किस पर मेहरबान होंगे इसका पता 10 मार्च को चलेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।